नमस्कार साथियों, आज एक न्यू बैच जो कि आर्मी की भर्ती आनी है और आप सबको पता है कि अग्निवीर परीक्षा अगले ही महीने मार्च और अप्रैल में होनी है। और अप्रैल में जो परीक्षा होनी है अग्निवीर की, उसके आवेदन मांगे जाने शुरू होने वाले। और ऐसे में आपके पास केवल 2 महीने का समय है। इस 2 महीने में आपको देखिए 4 पोर्शन तैयार करने हैं। एक तो सामान्य ज्ञान का पोर्शन, सामान्य ज्ञान, जिसमें आपके 15 क्वेश्चन होंगे और कुल 15 दूनी 30 नंबर होंगे। ठीक है। दूसरा आपका सामान्य विज्ञान तैयार करना है, सामान्य विज्ञान, जिसमें आपके 15 क्वेश्चन होंगे और आपको 30 नंबर तैयार करने हैं। तीसरा है गणित और चौथा है रीजनिंग। गणित रीजनिंग के भी आपको जो है टोटल दोनों मिलाकर तीसरा पोर्शन है। 15 क्वेश्चन गणित के होंगे और 5 रीजनिंग के होंगे। टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 15 दूनी 30, 15 ती 45 और 5 50। ये भी 2 नंबर का एक क्वेश्चन है और ये भी 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो कुल मिलाकर टोटल नंबर होंगे 100 और टोटल क्वेश्चन होंगे 50, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाएगा वो है आपका विज्ञान। हालांकि भूमिका किसी की भी कम नहीं होगी, विज्ञान भी महत्वपूर्ण है, गणित भी महत्वपूर्ण है, जीएस भी महत्वपूर्ण है। लेकिन जब आप ये सब कर रहे होंगे तो सबसे ज़्यादा कम टाइम में कवर हो सकता है विज्ञान। सामान्य ज्ञान का एक ब्रॉड क्षेत्र है, लेकिन आर्मी अग्निवीर में उतना बड़ा क्षेत्र नहीं है, बहुत सीमित क्षेत्र है। और अब आपको यदि आर्मी की तैयारी करनी है तो हम डेली एक क्लास आपको देना शुरू करेंगे। आपको पता ही होगा कि सृष्टि कोचिंग संस्थान वैर बादशाहपुर पिछले कई सालों से आर्मी में टॉप रिजल्ट देता आ रहा है। ऐसी शर्त में ये जरूरी है कि अब आर्मी का जब आप तैयारी करें, और विशेष साइंस गणित रीजनिंग का बैच हम आपको देने वाले हैं। आप डेली एक वीडियो दिए जाएगी, उसको आप डेली पढ़ें और उससे आप डेली तैयारी करें। ठीक है। इससे दूसरी परीक्षाओं के भी छात्र तैयारी कर सकते हैं, जैसे जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस का तो अब आपको पता ही है कि यूपी पुलिस का पेपर तो ख़त्म हो चुका है। और उत्तर प्रदेश का जब पेपर हुआ है तो पीछे काफ़ी ट्रेंडिंग रहा है पेपर लीक, लेकिन अब ये मामला शांत हो चुका है। और आने वाले समय में सरकार के ऊपर है कि वो इस पर क्या निर्णय लेगी। बाकी आंदोलन शांत हो चुका है, क्योंकि आंदोलनों के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है एक ऐसा नेता जिसका अपना कोई हित ना हो, तभी आंदोलन सफल हो पाते हैं। जैसे कि देश की आज़ादी में महात्मा गांधी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे लीडर मिले हैं, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे लीडरों को आंदोलन में ज़रूरत होती है। और आंदोलन तभी चल पाते हैं, वरना कोई लीडर ना हो तो कहाँ चल पाते हैं। जैसे कि रामालू, जिसने आंध्र प्रदेश का गठन कराया था। तो लगभग यूपी पुलिस जो था, ये सरकार ने तो माना कि ये ट्रेंड वैसे से ही था, कि अफवाहें थी और छात्रों के पास इसके प्रूफ रहे, बाकी इसका कुछ हो नहीं सका। लेकिन अब जो आर्मी की भर्ती होनी है उसे सीरियस लेते हुए आगे बढ़ते हैं कि उस बैच को किस तरह तैयारी करें। ठीक है। जब आप इसकी तैयारी कर रहे होते हैं तो हम आपको साइंस से शुरू करेंगे पढ़ाना, विज्ञान से। और विज्ञान की देखिए हमारे पास 3 शाखाएं हैं। भौतिक विज्ञान तो भी बताती रहे लाली कौन कौन सी है। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, और तीसरी कौन सी है? वनस्पति विज्ञान। जनरली विज्ञान की शाखाएं बहुत हैं और शाखाओं में से भी शाखाएं निकलती हैं। वनस्पति विज्ञान नहीं, जीव विज्ञान लिखेंगे। और जीव विज्ञान की 2 शाखाएं हैं, जिसमें एक है जंतु विज्ञान और दूसरी है वनस्पति विज्ञान। ये सिलेबस आपके कोर्स में रखा गया है विशेष
आर्मी वालों के लिए। ठीक है, जब ये सिलेबस रखा गया है तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप भौतिक विज्ञान जाने, रासायनिक विज्ञान जाने और जीव विज्ञान जाने। जीव विज्ञान में आप जंतु विज्ञान जाने, वनस्पति विज्ञान जाने, लेकिन विज्ञान की तो अनेक शाखाएं हैं, छोटी से छोटी शाखाएं बची हुई हैं, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, जंतु विज्ञान में भी कितनी शाखाएं, हर छोटे से छोटे कण की शाखा है। रसायन विज्ञान की भी कार्बनिक, अकार्बनिक, फिर उसके आगे भी अनेक शाखाएं। लेकिन आपको शुरू करते हैं आज भौतिक विज्ञान से। जब आप भौतिक विज्ञान पढ़ रहे होते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका जनक कौन है, भौतिक विज्ञान का जनक। बता आप कौन है भौतिक विज्ञान का जनक? बैठिए, कौन है भाई भौतिक विज्ञान का जनक, फिजिक्स का जनक? वैसे ही साइंस इंटर पीसीएम है तो है। भौतिक विज्ञान का जनक है न्यूटन। भौतिक विज्ञान का जनक है न्यूटन। माना जाता है कि फिजिक्स का जनक न्यूटन है। इंटर पीसीएम के छात्र भी ऐसे नहीं, इंटर पीसीएम के छात्र को भी कई बार ये नहीं पता रहता कि फिजिक्स का मतलब भौतिक विज्ञान का जनक कौन है। ये भारत का भविष्य है। बहुत दुखद बात रहती है कि कई बार छात्र साइंस वालों से अभी पूछा है तो उन्हें ये नहीं पता कि भौतिक विज्ञान का जनक कौन है। ये कई बार टॉपर भी मिलते हैं हमें ऐसे, जिन्हें इतनी छोटी छोटी बात नहीं पता रहती है। तो बहुत छोटी सी बात है कि भौतिक विज्ञान का जनक है न्यूटन। न्यूटन वो व्यक्ति है जिसके नाम से अपना मात्रक है, जो पदार्थों के मात्रक के रूप में भी जाना जाता है। आगे बैठ जा, आगे इंगे मोबाइल से अलग होकर। अब मोबाइल चलाए तो उंगे चुप देसी बढ़ के चला ले। छात्रों की आजकल ये समस्या बहुत है कि चुप चुप बैठ के मोबाइल दूसरी जगह चलाते रहते हैं। भौतिक विज्ञान का जनक है न्यूटन। और न्यूटन जो है इसने एक पुस्तक लिखी है, मैथमेटिक्स ऑफ प्रिंसिया। पुस्तक का नाम है मैथमेटिक्स, पर पुस्तक है साइंस की, मैथमेटिक्स ऑफ प्रिंसिया। मतलब इस व्यक्ति ने ये पुस्तक लिखी है, न्यूटन ने, मैथमेटिक्स ऑफ प्रिंसिया। इसने गति के नियम दिए, साइंस में इसने दिए गति के नियम। गति के जो नियम हैं वो 3 हैं। गति विषयक नियम दिए हैं, जिनमें से पहला नियम जो है, जो सबसे पहला नियम है, वो सबसे महत्वपूर्ण नियम आपको याद रखना है, जड़त्व। जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम सबसे महत्वपूर्ण नियम है, जड़त्व का नियम। ठीक है, जड़ किसको कहते हैं हम? बता, जड़ किसको कहते हैं? अब मुंह बनाने लग रहा है, बता जड़ किसको कहते हैं? जड़ मतलब जमा हुआ। जड़ का मतलब होता है जमा हुआ। ऐसे कहते हैं ना, जड़ बुद्धि, मतलब ऐसी बुद्धि जो परिवर्तन स्वीकार न करे। जड़ होती है पौधे के अंदर, जड़ होती है पौधे के अंदर। ये पौधा है, अब इसकी जड़ है, ये जड़ी तो इसे रोकी हुई है। अगर जड़ ना हो तो पौधा चल दे, मूवमेंट करना शुरू कर दे। जड़ मतलब जमा हुआ, जो परिवर्तन स्वीकार ना करे, वो जड़ है। जो ऐसी जगह लगा हुआ है जिसे परिवर्तन नहीं चाहिए, बस कंफर्ट जोन में फंसा हुआ है। तो कहता है पहला नियम है जड़त्व का नियम, जो चीज विरोध करे परिवर्तन का। तो जड़त्व का मतलब क्या हुआ? विरोध करे परिवर्तन का। जो विरोध करे परिवर्तन का वो जड़ है। अब इसे दैनिक जीवन में हम कैसे लेकर चलें कि जी न्यूटन का नियम दैनिक जीवन में कैसे काम करता है? दैनिक जीवन में क्वेश्चन कैसे आते हैं कि जी दैनिक जीवन में न्यूटन का नियम कैसे प्रयोग करता है? हर व्यक्ति वहां जाने की कोशिश करता है जहां वो सबसे ज्यादा कंफर्ट होता है, जहां उसे सबसे ज्यादा आराम महसूस होता है। जैसे देखिए, ऐसे ही पदार्थ, क्योंकि मनुष्य भी एक पदार्थ का ही कंस्ट्रक्शन है और वो सबसे ज्यादा कंफर्ट जोन की कोशिश करता है। और हर पदार्थ भी वही करता है जहां उसे कंफर्ट जोन। आप एक ऐसी नली लें और उसमें एक गोली यहां गिर दें, वो गोली ऐसे चलती हुई जाएगी, एटलीस्ट लास्ट में यहीं आने की कोशिश करेगी कि ये उसका कंफर्ट जोन है, क्योंकि वो चलकर भी वहीं है। अगर आप एक टायर को घुमा दें, वो टायर वहीं रुकने की कोशिश करेगा जहां से चलकर रुका था। हर बार वो वहीं आने की कोशिश करता है। ये भी जड़त्व है। गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति यदि ब्रेक लग जाए, गाड़ी में
यदि अचानक ब्रेक लगा दे, गाड़ी में यदि अचानक ब्रेक लग जाए, ब्रेक का मतलब है कोई व्यक्ति गाड़ी में बैठा है, ब्रेक लगा तो आगे की तरफ ऐसे झटका मारेगा है, अगर बेल्ट नहीं हो तो सिर को उसमें मार लेगा, स्टीयरिंग में। पता है क्यों? क्योंकि वो मोशन में जो पार्ट है वो मोशन में ही रहना चाहता है, और जो मतलब बिना गति का है, स्थिर है, वो स्थिर ही रहना चाहता है। इसलिए वो आगे की तरफ चला जाता है, वो पीछे की तरफ चला जाता है। तो इसलिए गाड़ी में जब बैठा हुआ व्यक्ति है तो झटका आगे की तरफ लगता है, पैर स्थिर है तो स्थिर रहने की कोशिश करते हैं, इसीलिए व्यक्ति गिर जाता है। और भी बहुत सारे उदाहरण आपको देने वाले हैं जो जड़त्व की कोशिश करेंगे। जड़ अगर चलती हुई गाड़ी से अचानक उतर जाएं तो आप पीछे की तरफ गिर जाएंगे, और ट्रेन से हुए तो खतरे में चले जाएंगे। यदि ट्रेन से अचानक आगे की तरफ उतर जा, पीछे की ओर मुंह कर ले उतरते समय, तो लगेगा धड़ाम देसी नीचे जा गिरोगे। ये भी जड़त्व का उदाहरण है, क्योंकि मोशन के साथ मोशन में रहना पड़ेगा। अगर आप उसके साथ नहीं चले तो सीधे गिर जाओगे, नहीं? तो ट्रेन में उल्टा मुंह कर नहीं उतर सकते। उल्टा मुंह का मतलब है उस तरफ नहीं उतर सकते जिस तरफ ट्रेन जा रही है, उसके विपरीत उतर जाए, ऐसे नहीं उतर सकते, वरना एकदम नीचे गिरेंगे। तो ये सब चीजें जड़त्व का है। लेकिन इस जड़त्व के नियम को अधिकतर लोगों ने बाद में गैलीलियो का नियम कहा। किसका नियम? गैलीलियो का नियम कहा। इसी नियम को गैलीलियो का नियम कहा गया, तो बाद में इसको गैलीलियो का नियम कहा गया। यही नियम गैलीलियो के नियम से जाना गया। न्यूटन ने अपनी लाइफ में दूसरा नियम दिया, सेकंड नियम, जिसको कहते हैं F बराबर m में। समझ भाई? F क्या है यहाँ? F है यहाँ फोर्स, मतलब बल। अंग्रेजी में कहें तो फोर्स, हिंदी में कहें तो बल। m यहाँ क्या है? द्रव्यमान है। और ये क्या है यहाँ? त्वरण। त्वरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एक्सीलेशन। एक्सीलरेशन। अच्छा, अभी मैंने इससे पूछा है, ये लड़की अंग्रेजी में ही पढ़ी है। त्वरण को कहते हैं एक्सीलरेशन। हमें कम पता था इसका। वैसे ए से संबोधित क्यों करते हैं? ए का मतलब क्या है? अच्छा, ए से शुरू होता है, वो एक्सीलरेशन। बहुत बढ़िया, साइंस वाले छात्रों को इसका फायदा मिलेगा। ऐसा मैं एक ना एक वो मशीन लाऊंगा जिससे आपको अंग्रेजी भी अलग अलग कन्वर्ट होगी, ताकि मुझे पता है कि कुछ छात्र अंग्रेज भी हो सकते हैं आने वाले समय में, सीबीएसई से पढ़ रहे हैं। एक्सीलरेशन है। द्रव्यमान तो आप पता ही है, इसको तो मास कहते हैं, ये तो हमें भी पता है, भले ही हमारी अंग्रेजी बहुत तगड़ी ना रही हो, पर इसका तो पता ही है, हमें भी मास कहते हैं। एक्सीलरेशन। एफ बराबर एम में कहता है बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण का। कई बार आपको ये फॉर्मूला ऐसे भी मिल जाए तो आप समझ लेना, W बराबर mg। यहाँ W भार है, वेट है, क्या है? भार है। m यहाँ द्रव्यमानी है, मास है, और g यहाँ गुरुत्वाकर्षण है। ठीक है? तो फोर्स एंड W एंड m एंड g, इनकी एक्सप्लेनेशन एक अलग चैप्टर में होगी, जिसमें MW की धारणा को समझाया जाएगा। मास एंड वेट की धारणा क्या है, लेकिन आप यहां से समझ लो, F बराबर m में बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। F बराबर m में से एक बात और भी समझी जा सकती है, m द्रव्यमान जिसका भार होता है किलोग्राम। वैसे सबसे ज्यादा झूठ यही बात है कि द्रव्यमान का भार किलोग्राम होता है। उसके बाद A त्वरण जिसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बल का मात्रक इस आधार से आया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या आया? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और दूसरी तरफ देखें हम, अगर किलोग्राम को आप ग्राम में नाप रहे हैं, ग्राम गुणा मीटर प्रति, मीटर को आप सेंटीमीटर में नाप लें, और समय फिर भी सेकंड में ही नपेगा। क्यों नपेगा जी? अभी बता देते हैं। तो फिर बल का मात्रक ये हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर। अब दोनों ही मात्रक बल के हैं, बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी है, बल का मात्रक ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये मात्रक है एमकेएस पद्धति में, ये मात्रक है एफपीएस पद्धति में। अब आप कहेंगे जी एमकेएस और एफपीएस कहाँ से ले आए आप बीच में, उसको भी समझ लो। जब दूरी मीटर में नपे, जब वजन किलोग्राम में नपे, जब समय सेकंड में नपे, तो ये माना जाता है कि एमकेएस पद्धति है। जब दूरी फुट में नपे,
जब वजन पौंड में नपे, जब समय सेकंड में नपे तो माना जाता है एफपीएस पद्धति है। और जब सीजीएस, जब वजन ग्राम सेंटीमीटर में नपे दूरी, वजन ग्राम में नपे और समय सेकंड में नपे तो बताता है जी सीजीएस है। इस तरह से एमकेएस, एफपीएस, सीजीएस भी आप कॉपी पे दर्ज कर लो हैं और पेंसिल उठाकर लिखना जरूर है। आप समझिए कि इतना टाइम आपको मिलेगा नहीं, भर्ती आएगी झटके से और नौकरी मिलेगी धड़ाम से है, ऐसे नहीं होगी लेट वेट। एमकेएस, एफपीएस, सीजीएस, तो ये मात्रक है सीजीएस में और ये मात्रक है एमकेएस में, ठीक है। खून है साइंस का मात्रक, इसका बल का मात्रक फोर्स। हाँ देखा, अभी इसने बताया है, विद्वान व्यक्ति है ये भी, कोई वैसा कि बल का मात्रक होता है न्यूटन। इसको कहते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को न्यूटन, क्या कहते हैं, न्यूटन। और इस ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को क्या कहते हैं, डाइन, इसको कहते हैं डाइन। इस तरह से बल के मात्रक न्यूटन और डाइन भी हो जाते हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो बल का मात्रक भी तुम्हें यहां से याद रखना है, एमकेएस, एफपीएस और सीजीएस भी याद रखनी है। उससे आगे बढ़े थोड़ा सा, तीसरा नियम जिसका नाम है क्रिया प्रतिक्रिया। क्रिया प्रतिक्रिया को अंग्रेजी में कहते हैं एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन और रिएक्शन, आप एक्शन करेंगे बदले में रिएक्शन आएगा। अभी जैसे मैंने कही है इनका मुंह ऐसे हो गया छात्रों का, इसका मतलब है कि मैंने एक्शन किया, इनका रिएक्शन हो गया, ऐसे कर देते हैं छात्र नहीं। तो एक्शन रिएक्शन वैसे भी कह सकते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी है, जैसी करनी वैसी भरनी, ये भी मान सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हिंदी का आसान शब्द हो जाएगा, अंग्रेजी में एक्शन एंड रिएक्शन। आप जो कर रहे हैं उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ मिलेगा और उसके बदले में कभी ना कभी आपको परिणाम मिलेगा। आप जो एक्शन कर रहे हैं उसका रिएक्शन आना है। हर पदार्थ पर यह नियम लगता है और मानव भी पदार्थों से बना है तो मानव पर भी यह नियम लगता है। हर जीव पर यह नियम लगता है, एक्शन एंड रिएक्शन। वो जैसा कर रहा है उसके बदले में परिणाम आना है और उसी तरह का आना है। आप दीवार पे हाथ मारेंगे, दीवार भी आपके हाथ को चोट करेगी। आपने एक्शन किया, दीवार ने रिएक्शन किया। आप किसी चीज पर एक्शन करिए, बदले में रिएक्शन। उदाहरण के लिए हम दैनिक जीवन में कैसे देखें, दैनिक जीवन में इसको कैसे देखते हैं, दैनिक जीवन में हम इसको कैसे देखते हैं ये समझिए। एक धनुष, उस पे एक रस्सी कसी हुई है और एक बाण कसा हुआ है। जनरली यहां नो एक्शन नो रिएक्शन। सेकंड पोर्शन पे जाते हैं, धनुष और रस्सी खींची हुई है। अब एक्शन रेडी है तो बदले में अगर छोड़ोगे तो रिएक्शन मिलेगा। नोट एक्शन नोट रिएक्शन, एक्शन बदले में रिएक्शन मिलेगी, ठीक है। तो ये समझना है। जैसे आप देखिए, आपने बुग्गी भैंसा देखे होंगे, भैंसा रोज बुग्गी को जब खींचता है तो सबसे पहले बुग्गी ठीक से भर दो और फिर भैंसा का देखो कि पैर से खींचने की कोशिश कर रहा है, नहीं खींचता है तो घुटने से खींचने की कोशिश करता है। इसका मतलब है कि वो हर बार फोर्स से जमीन को दबाना चाहता है, एक्शन देना चाहता है ताकि बदले में रिएक्शन मिल जाए। तो आप गाड़ी घोड़ा से भी देख लेना है, गाड़ी घोड़ा से देख सकते हो, बुग्गी भैंसा से भी देख सकते हो। यहाँ भी एक्शन एंड रिएक्शन है, एक्शन करिए रिएक्शन मिलेगा, ठीक है। अब तीसरा भी उदाहरण सकते हैं, नाव से कूदिए, नाव से कूदिए, आपका एक्शन होगा। नाव से आप कूदिए, नाव पीछे की तरफ जाएगी, आप आगे की तरफ जाएंगे तो आपको आगे फेंक देगी, नाव पीछे चली जाएगी। आपने एक्शन दिया, बदले में रिएक्शन हुआ, ये भी एक्शन एंड रिएक्शन है, ठीक है। ऐसे अनेकों उदाहरण आपको मिलेंगे। बंदूक से गोली का निकलना, बंदूक से गोली का निकलना, बंदूक से गोली का निकलना। जब अंग्रेजों का टाइम था तो बंदूकें बड़ी लंबी होती थी, 6 फीट की 7 फीट की बंदूक थी। इस वाली बंदूकों को लेकर चलना होता था। तलवार लेकर चलनी आसान थी, बंदूक लेकर चलनी कठिन थी। 7 फीट की बंदूक रखते थे कि गोली मोटी वाली थी, गोली बंदूकों में मोटी वाली थी और लंबी वाली थी, तो उसे फेंकने के लिए लंबी तोप की तरह बंदूक ले जानी पड़ती थी। लेकिन आज बंदूकें बहुत छोटी छोटी आ रही हैं,
गोली भी छोटी बन गई है, इसलिए कम एक्शन में ज़्यादा रिएक्शन मिल रहा है। लेकिन ये क्या मामला है कि बंदूक पीछे की जाए, ये तो एक्शन एंड रिएक्शन है, लेकिन बंदूक बड़ी और छोटी क्यों हो रही है? ये सिद्धांत है संवेग संरक्षण का। ये किसका सिद्धांत है? संवेग संरक्षण का। ये सिद्धांत संवेग संरक्षण का कहलाता है कि जो एक्शन एंड रिएक्शन होता है वो हमेशा द्रव्यमान गुणा वेग के परिणाम में होता है। जो एक्शन एंड रिएक्शन होता है वो द्रव्यमान गुणा वेग के परिणाम में होता है। जैसे ये द्रव्यमान है m1, दूसरा वेग v1, दूसरा वेग m2, v2। ये क्या कहता है कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि वस्तु उतनी उल्टी जाएगी जितना फेंकने वाला वेग ज्यादा होगा। कहने का मतलब है कि आप यहां से एक बात समझ लें, कोई वस्तु आपको अधिक दूर भेजनी है, अगर उसका वेट जो है कम हुआ, वस्तु का मतलब जैसे गोली का वेट है और ये बंदूक का वेट है, ठीक है, बंदूक आपने ली 10 kg की, ठीक है, और गोली आपने ली 2 ग्राम की। तो अगर ये कुल 1 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर पीछे हट गई, ठीक है, तो वो गोली कितनी दूर जाएगी ये समझ लो। 10 kg का मतलब है 1000 ग्राम। 10 kg का मतलब है 1 किलो का मतलब 1000, 1 किलो का मतलब 1000, 10 किलो का मतलब 10,000 ग्राम, और 5 सेंटीमीटर तो कितना हो गया ये? 5 की गुणा कर दो, 1 2 3 4, इतने सेंटीमीटर की दूरी निकल कर आई। और उधर गोली कितनी है? 2 ग्राम की, ठीक है। अब उसका वेग कितना रहेगा आप समझ लीजिए। यहां जैसे 2 का भाग दोगे तो गोली इतनी दूर चली जाएगी। संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहता है पहली वस्तु का वेट गुणा दूरी जितनी वो पीछे को जाएगी, दूसरी वस्तु का वेट गुणा दूरी उतनी दूरी जाएगी। तो जब भारी वस्तु कम हटेगी क्योंकि उसका वजन ज्यादा है, तो छोटी वस्तु उतनी ही ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगी। इसलिए हुआ क्या है कि अब गोलियों के वजन छोटे हो गए हैं, तो बंदूकें भी छोटी चलकर काम चल रहा है और काफी दूर तक अब निशाने साधने मुश्किल हो रहे हैं, मतलब आसान हो गए हैं, क्योंकि बंदूकें कम भले ही छोटी हैं लेकिन उनका वेट ज्यादा होने से वो पीछे कम जाती है और गोली ज्यादा दूर चली जाती है। तो ये सिद्धांत है संवेग संरक्षण का। अगर आपसे पूछता है कि गोली कम, बंदूक कम क्यों हटी और गोली ज्यादा दूर को क्यों गई, इसका मतलब बात कर रहा है संवेग संरक्षण के सिद्धांत। और वो कहता है गोली ने पीछे की तरफ झटका क्यों लगा, इसका मतलब बात कर रहा है न्यूटन के तीसरे नियम की। ठीक है, बस वो क्लास बंद करा जितनी रहेगी, अगले दिन फिर क्लास